प्यारे साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट वाली बातें। पहली बात तो ये है कि टेलीग्राम चैनल अब आप सबके सामने आ चुका है, जो कि इतनी रिक्वेस्ट हो रही थी कि पहले सर टेलीग्राम ग्रुप बना दो, चैनल बना दो। तो चैनल है और चैनल का उद्देश्य दो चीज़ें हैं। पहला तो उस चैनल में आपको सामाजिक विज्ञान और गणित के हर रोज़ 10वीं कक्षा के अभी तो 2 प्रश्न उसमें मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अब हो सकता है गणित में वो प्रश्न आपको हल भी करना पड़े और हो सकता है भौतिक विज्ञान में भी वो प्रश्न आपको हल करके देखना पड़े, तो उसमें आपको ऑप्शन चुनने हैं अपने सही। तो वो ग्रुप प्लीज़ आप जा करके ज्वाइन कर लो। लगभग 300 जने उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले आप वो ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करोगे? बहुत सिंपल है, फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करो, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जहाँ भी चलाते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे या पहला जो कॉमेंट देखोगे उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा आपको वहाँ टेलीग्राम के ऐप में उस चैनल पे ले जाएगा। वहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन, तो वहाँ ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर लर्न एंड शेयर लिख करके ढूंढते हो, चैनल को सर्च करते हो, तो भी आपको चैनल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा, इस ग्रुप को बनाने का, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी वीडियोज़ या जो भी चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट अगर हमें आपको भेजनी होगी तो हम क्या करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल में उसको अपडेट कर देंगे। कोई भी वीडियो जैसे अपलोड होता है तो वो साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी अपलोड हो जाएगा। मतलब उस चैनल में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यूट्यूब पर ये वीडियो अब आ गया है। तो चलो ये बात, और कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी तो उस ग्रुप में कर देंगे। बड़ी सरलता रहेगी उस टेलीग्राम चैनल से, आपको भी हमें भी। दूसरी बात, ये जो टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं, ये पता है ऐसा टॉपिक है, ये हुआ है पिछले 1-2 साल में। जो सीबीएसई बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वगैरह गए थे लास्ट ईयर भी, या लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वो अब क्या हार्ट तो तैयार कर लिया, मानव हृदय पढ़ लिया है ना, श्वसन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया उन्होंने अच्छे से, पाचन पढ़ लिया, पोषण हो गया सब। प्रश्न कहाँ से आ गया? यहाँ से तो मेरे को आगे बोलते सर वो तो आया ही नहीं। तो भाई वो तो एग्जामिनर की मर्जी है ना। मतलब ये टॉपिक क्या लगता है कि ये क्या है, पादपों में संवहन, काय के पादप, हम तो इंसान को पढ़ेंगे, काय को पादप पढ़े। तो ये चीज़ एक मन में रहती है, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मन से इस चीज़ को कतई बाहर निकाल दो। कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कि आपसे 3 नंबर का प्रश्न इसमें से उठा करके पूछ ले। वो है तो सही ना किताब में, मना कर नहीं सकते आप। ठीक है, तो अपन शुरू तो कर ही रहे हैं। बस एक लास्ट बात के साथ में आपको और भी ऐसे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, और भी प्लानिंग चल रही हैं खूब सारी। तो चलो आ जाओ, अपन अपना काम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पादपों में संवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थोड़ा लॉजिक से चालू करो। लॉजिक से कहने का मतलब क्या है कि पहली बात, जो पादप है ना, इनके शरीर को ना ज़्यादा ऊर्जा चाहिए नहीं होती। लॉजिक लगाओ, क्यों नहीं चाहिए होती है? क्यों? पहले तो क्योंकि ये चल नहीं रहे, चलने की बात ही नहीं ना पेड़ पौधों के लिए, तो एक ही जगह है जहाँ है, बात खत्म। और जो दूसरी बात है, इनके शरीर का जो विभाजन है वो हमारे जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ रहे हो? अगर इनके शरीर में आप देखो, हम सोचें कि भाई इनके पास में क्या मस्तिष्क है क्या? नहीं है। हृदय है क्या? नहीं है। फुफ्फुस है क्या? फेफड़े? नहीं है। किडनी है क्या? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो हमारे शरीर से तो बहुत कम है, ये क्लियर करो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई सिंपल प्रोसेस होगा ना चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, वो भी इनके शरीर में काम कर जाएगा। जैसे मान लो हमारे शरीर में विसरण जो है वो काम नहीं कर सकता। विसरण बोले तो डिफ्यूजन। जैसे हमने समझी थी एक बात कि अगर मान लो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन वो नाक से पाइप से होके जाए, फुफ्फुस में पहुंचा, कोशिका में पहुंचे, एल्वियोलाई में, फिर वहां से अगर उस ऑक्सीजन को हमें डिफ्यूजन से पैर के नाखून तक पहुंचाना हो या पैर के जो अंगूठे तक पहुंचाना है, तो उसको पता है कितना पहुंचने में टाइम लगेगा? उसको पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। डिफ्यूजन मतलब क्या? पहले एक कोशिका में जाएगी, फिर जो ऑक्सीजन काम नहीं आएगी वो दूसरी कोशिका में जाएगी, फिर उस दूसरी से उस तीसरी में जाएगी, फिर तीसरी से और आगे, फिर चौथी में, फिर 5वीं में, ऐसे करके आगे जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे मेरा, कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वो प्रोसेस हमारे लिए तो काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। हमें या जो बाकी और जो जानवर हमारी तरह कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका शरीर हमारी तरह जटिल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि पेड़ पौधों का जो शारीरिक संरचना है या जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारे जितना क्लिष्ट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उनके शरीर में एक सरल सिस्टम भी होगा ना, अगर उससे धीरे धीरे भी सामान जा रहा है तो भी काम हो जाएगा। सामान क्या? खाना पानी, वही तो है जो हमारे है।
तो ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पादपों में दो तरह के खास उत्तक होते हैं, या इनको हम टिश्यूज बोलते हैं। समझना इस बात को कि ये टिश्यूज का जो टॉपिक है ये आप 9th स्टैंडर्ड में, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अच्छे से पढ़ चुके हो। वहां पे एक पूरा पार्ट है जिसमें उत्तक के बारे में ही पढ़ाया है हमें, टिश्यू के बारे में। तो उसमें जो जटिल उत्तक थे, या जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कह रहे हैं पेड़ पौधों में, वो कौन से हैं, हमारे ये वाले संवहनी उत्तक कहलाते हैं, या इनको हम लोग वस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। और वो दो तरह के हमारे पास में, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे 9th के उसमें ज्यादा नहीं जा रहे बात में, अपन तो मेन फोकस रखेंगे 10th की बात पे। 9th में तो स्ट्रक्चर समझा रखा था कि कैसे बना हुआ है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, अभी उस पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, मेन बात पे फोकस करेंगे। आपको क्या याद रखना है, खाना पीना ले जाने वाले, मतलब दो चीजों को, एक तो पीना पानी और जो दूसरा है भोजन। तो पानी को ले जाने वाला है हमारे पास जाइलम उत्तक, और फ्लोएम को ले जाने वाला है हमारे पास में, फ्लोएम को ले जाने वाला बोल रहा हूं, भोजन को ले जाने वाला है हमारे पास में फ्लोएम उत्तक। हिंदी में भी फ्लोएम ही बोलते हैं और उसको भी हिंदी में जाइलम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पहले तो क्या करेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर नोटिस करोगे तो ऐसा जो एक चित्र है, ऐसी लाइन नहीं है बीच में, ये हमारी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो डायरेक्टली अपन एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन समझेंगे अच्छे से। तो आ जाओ, अब कोशिश ये रहेगी कि पहले जाइलम को खत्म करते हैं, फिर फ्लोएम तक चलना है अपने को, लेकिन देखते हैं कि अपन वीडियो का कितना लेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं अभी यहां से ये फ्लोएम को मिटा रहा हूं, क्योंकि पहले हम लोग जो है जाइलम को समझ रहे हैं कि पानी का जो संवहन है, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, संचरण है, वो कैसे होता है एक पौधे में या एक पादप में। तो अब यहां सबसे पहली बात आती है, ये जो जाइलम फ्लोएम है, क्या ये सब पौधों में होते हैं क्या? क्वेश्चन अच्छा है, सोच के देखो। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा कि नहीं। लॉजिक लगाओ। क्या है, जैसे मॉस है, मॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे काई जो होती है ना, काई जम जाती है। वो काई कितनी सी होती है, इतनी सी, मतलब अगर ये जमीन है नमी वाली, पानी है, तो उसके ऊपर इतनी सी काई जमी हुई होती है, ज्यादा मोटी लेयर नहीं होती उसकी। तो उसको पानी बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचाना ना, तो वो क्या करेगी, जैसे मान लो कि काई की कोशिकाएं हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक उसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, ऐसे 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 मान लो, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे 1000-2000 हों कोशिकाएं, पता नहीं कितनी होंगी, मैं तो ऐसे रफ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। ये तो मैंने बहुत जूम करके बना दिया है उसको इस पेड़ की तुलना में, तो वो तो बहुत ही छोटी है, आप समझने की कोशिश करो, इतनी ही तो टोटल है उसकी मोटाई। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो पानी जो है अगर यहाँ से आता है, जैसे मान लो यहाँ पे जो मृदा है उसमें से पानी आ रहा है इसमें, यहाँ पे वो पानी कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जड़ों से, जड़ से पानी कैसे आता है, रूट से, तो वो यहाँ भी सेम लॉजिक अपना अप्लाई होगा। तो पानी यहाँ कम है तो यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, सिमिलरली आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये डिफ्यूजन काम कर जाएगा, यहाँ सरल विसरण से अपना काम हो जाएगा। लेकिन ये चीज हर जगह नहीं होगी। हर जगह कहने का मतलब क्या है, जो पेड़ 50 मीटर बड़ा है, मतलब जिसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, किसी की 40 मीटर है, किसी की 60 मीटर, 70 मीटर, ऐसे जो पेड़ होता है ना, बड़े बड़े लंबे पेड़ होते हैं, तो उसमें इतना नीचे से इतना ऊपर तक पानी कैसे जाएगा यार? तो एक बात तो क्लियर है, वहां जो डिफ्यूजन है या जो वहां जो विसरण है वो चीज अधूरी पड़ जाएगी। तो अब यहां समझने वाली बात क्या है हमारे पास में, ध्यान देना कि इसको हम समझें और थोड़ा। जैसे पादप जो जगत है ना, प्लांटी किंगडम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ये फिर टॉपिक हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, जो जीव जगत का वर्गीकरण था ना, ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हमने डिवीजन पढ़ा था। तो जीव जगत के वर्गीकरण में पादप जगत था पूरा का पूरा, तो उसमें अलग 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 वर्ग थे, उसके अंदर फाइलम्स थे, फाइलम नहीं, जो उसको हम लोग दूसरा एक और वर्ड बोलते हैं वो पादपों के लिए। तो वहां पे सारे जो पादप है ना, उनको अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। जो छोटे छोटे है उनको एक एक ग्रुप में रख रखा है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो जो छोटे छोटे है ना, उनमें जरूरी नहीं है कि जाइलम और फ्लोएम हो। जब वो पादप बड़ा हो जाएगा तो उसमें जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं मुद्दे की बात करने के लिए। तो मुद्दे की बात क्या है यहाँ पर, यहाँ पे मृदा में, मिट्टी में दो चीजें होती है। पहला तो होता है जल, और जो दूसरा होता है वो होता है खनिज लवण, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो हमने क्या लिखा है, वो आपको समझना है। यहाँ पे हमने लिखा है जल और उसमें विलेय खनिज लवणों की, जल और उसमें विलेय खनिज लवण। तो
तो एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विले। विले का मतलब है डिजोल्व। तो पहला पानी, पानी है, पानी में डिजोल्व हो रखा है क्या? खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं वो सुनो, ध्यान से सुनो। बहुत सारे मिनरल्स हैं। आप अगर नवीं कक्षा में, फिर मैं याद दिला रहा हूँ आपको, अगर आखिरी के चैप्टर्स में पढ़े हो तो जो पादपों को कौन से खनिजों की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग मैग्नीशियम आयन के बारे में पढ़े हैं, कैल्शियम आयन के बारे में पढ़े हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं, और वहाँ पे नाम भी दे रखा है उनका। तो ये कैसे होते हैं? अधिकतर तो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, घुले हुए होते हैं जल में। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहते हैं, खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति। कैसी गति है? ऊपरी मुखी, मतलब जो ये गति हो रही है ना, ये नीचे से ऊपर होती है। इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर, इस तरह से, क्योंकि पानी नीचे से ही आता है। तो अगर आप सोचो कभी कि मैं तो ना ऊपर से पौधे को पानी दे देता हूँ, नहीं, उसको मिट्टी में ही देना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर नहीं जाएगा वो। तो ऊपरी मुखी गति इसी के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? जाइलम के माध्यम से होती है। ये बात क्लियर हुई? जाइलम क्या करता है? दो चीजों की गति कराता है। किस डायरेक्शन में गति कराता है? ऊपर की डायरेक्शन में कराता है। और इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही दिशा में गति होती है। लेकिन जो पादप में भोजन की गति होती है वो दोनों दिशाओं में होती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, इधर उधर भी हो सकती है। खैर, इधर उधर तो इसमें भी हो सकती है, थोड़ा मोटा तो मुड़ ही सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये बात थोड़ा क्लियर रखना। बट ये है कि नीचे से ऊपर जाएगा। तो जाइलम कराता है, जाइलम की डेफिनेशन हो गई। अब जाइलम, ये 9th क्लास से मैंने एक पॉइंट लिया है आपका। जाइलम जो है उत्तक, वो 4 से बना होता है, 4 कोशिकाओं से, 4 अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ होता है। तो पहला क्या है? ट्रैकीड्स। देख लो यहाँ लिखा है अपन ने, पहला है ट्रैकीड। और ट्रैकीड्स को हम लोग आजकल तो हिंदी में भी ऐसे ही लिखना चालू कर दिए हैं, बाकी इसको हिंदी में हम लोग वाहिनिका बोलते हैं। और दूसरा है हमारे पास वाहिका। वाहिका को हम लोग इंग्लिश में वेसल बोलते हैं। अब यार जो है सो है, मैं आपको दोनों ही चीजें बता रहा हूँ। कोई अगर इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा देखे तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाहिका। फिर तीसरी चीज क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। इंग्लिश में भी इसको जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं, लेकिन लिखते बस उसको इंग्लिश में है। और जो चौथी चीज है वो है हमारे पास में जाइलम फाइबर। तो ये है चौथा, और ये है आपका तीसरा। अब ध्यान देना, यहां पे ध्यान समझना, दो चीजें जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या क्या? वाहिनिका ट्रैकीड्स, और दूसरा है वाहिका वेसल्स, पहली और दूसरी। ये जो पहली और जो दूसरी कोशिका है ना, ये एक बर्तन की तरह काम कर रही है। मतलब ये क्या कर रही है? एक नलकी बना रही है, नलकी। उस नलकी के अंदर से जो है पानी ऊपर चढ़ के जाता है। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? बाकी इन दोनों का काम कुछ और है, जो कि हमारे अभी मुद्दे की बात नहीं है। अब देखना समझना, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें अधिकतम कोशिकाएं जो होती है ना वो मृत होती हैं, इसीलिए इसको मृत उत्तक भी बोलते हैं, या इंग्लिश में अगर आप इसको बोलो तो डेड टिश्यू भी बोलते हैं, मरा हुआ है। अब समझना कैसे, ये बात वैसे मैं आपको कैसे बताना चाह रहा था, यहां देखो, अब ध्यान से देखना समझना। हमने पादप कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे जो दीवार है, ये मान लो एक तरफ की उस उत्तक की दीवार है जो मैंने लाल पेन से बनाई। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसको अगर हम जूम करके देखें थोड़ा सा, इस दीवार को, इस कोशिका को, तो होगा क्या? यहां पे ग्रीन से मैं बनाता हूं, ये समझो आप, मतलब मैं आपको इसका बचपन बता रहा हूं। किसका बचपन? कोशिकाओं का। बचपन में जो पादप कोशिकाएं थी ना, ये इस तरह की थी, और ये अकेली नहीं थी। इनमें क्या था, जो अंदर के इनके कोशिकाओं के अंग होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, वो सब थे इसमें। ठीक है, वैक्यूल वगैरह बना लो, या जो भी आप कहना चाह रहे हो, जो भी चीजें हम पढ़े हैं कोशिका में जो होती हैं वो थी इसमें। समय के साथ क्या हुआ, धीरे 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 जब ये पादप पौधा बड़ा हुआ तो ये जो चीजें है ना ये खत्म होने लग गई, ये गायब होने लग गई। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसकी ये जो दीवारें हैं ना, ये ऊपर वाली, ये भी गायब होने लग गई इस तरह से। और गायब हो के हुआ क्या, ये एक मोटी दीवार बन गई यहाँ पे। गायब तो क्या हुई, वहीं जो भी एडजस्टमेंट हुआ इसमें हुआ। अब सोचो सर गायब ही हो गई, गायब क्या हुई मतलब यार, मजे ले लो तुम। तो इसमें क्या, एक मोटा ऐसे दीवार का निर्माण हो गया यहाँ पे, एक कॉलम का निर्माण हो गया। अब आप यही दिमाग लगा करके देखो कि जब उसके अंदर के कोशिकांग ही गए, अब उसमें कोई कोशिकांग ही नहीं बचे, तो वो चीज जिंदा कैसे रह सकती है? भाई कोशिका है तभी तो जिंदा रहेगी। लेकिन अब तो क्या हुआ, क्योंकि अंदर की चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, केंद्रक हो गया, या बाकी चीजें हो गई, वो है ही नहीं इसमें, तो वो मर गई। और हमने जैसा कि यहां पर बनाया है कि मान लो कि ये जो साइड की जो दीवार है, अब वो कैसी हो गई,
एक मोटी मजबूत दीवार। और इसका भी कारण बताता हूं मैं अभी आपको क्यों हुई है मोटी मजबूत दीवार। आपको एक बात तो क्लियर हो गई ना कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पानी जो है वो अंदर चढ़ेगा ऊपर। तो जब इतना सारा पानी इसमें भर जाएगा तो ऊपर से प्रेशर लगेगा बहुत ज्यादा। आ रही बात समझ में? भाई नीचे जो जड़ से पानी आ रहा है वो जाएगा तो इसी कॉलम में से, इसी जो स्तंभ है इसमें से पानी ऊपर चढ़ के जाएगा। तो जब इतना बड़ा पेड़ है उसमें इतना बड़ा पाइप होगा, उसमें फिर इतना ज्यादा जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये जो साइड की जो दीवार है उसको मोटा होना पड़ेगा। क्यों? सपोर्ट भी देगी वो पेड़ को, ताकि पेड़ गिर नहीं जाए, टूट नहीं जाए। या यूं समझना जैसे कि मान लो अपने पास प्लास्टिक की बोतल होती है, तो अपन क्या करते हैं, खींचते हैं हवा तो पिचक जाती है ना, पिचक जाती है। वो केस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसकी दीवार को क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा कि किसी केस में अगर पानी नहीं भी है ना तो वो सिकुड़ के टूटे करे ना, पिचके करे ना। इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो ये मैंने आपको बताई इसके बचपन की कोशिकाओं की कहानी। अब आप ये पॉइंट अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से रिलेट हो जाएगा। इनमें अधिकतम कोशिकाएं मृत होती हैं व इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, मतलब जो 4 कोशिकाएं हमने आपको बताई यहाँ पे, जाइलम, ट्रैकीड्स, वाहिका, स्पेशली ये दोनों मर गई। एक और तीसरी भी मरी हुई होती है। ये दोनों तीनों मर गई यहाँ पे, और इनकी क्या है, मृत तो है ही, साथ साथ इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये बात हमेशा याद रखना आप। मतलब मान लो ऑब्जेक्टिव में आपसे कहीं का पर क्वेश्चन पूछ ले कि जाइलम की कोशिका भित्ति मोटी होती है, सेल वॉल मोटी होती है, या फ्लोएम की होती है, तो ये कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो तुलनात्मक रूप से कि हाँ इसकी हो सकती है। खैर फ्लोएम पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में आपको और बताऊंगा, चिंता मत करो। अब क्या है, उसके बाद में हमारे पास अपन आ रहे हैं अब अपने मेन प्रोसेस पर, मेन पॉइंट पर। यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ हो तो खैर बीच में एक इंटरेस्टिंग बात और सुन लो। आपको पता है अपने घर पे लकड़ी का फर्नीचर बनता है बहुत सारा। बिस्तर आते हैं, बिस्तर तो नहीं कहना चाहिए, पलंग कह देना चाहिए, या अलमीरा आती है लकड़ी की बनी हुई, दरवाजे बनते हैं लकड़ी के। तो आपको जानने में ये हैरानी होगी कि असल में वो जाइलम होता है जिससे वो जो फर्नीचर बनता है ना, मोटा मजबूत अच्छा खासा, तो वो दरअसल जाइलम की लकड़ी होती है। और ये जो शब्द है, ये जिस भाषा से भी शब्द लिया गया है ना, वहां पे एक शब्द था जाइलॉन। मैं शायद सही बोल रहा हूँ, मतलब कुछ इधर उधर वर्ड कर दूं तो जाइलॉन। और इस जाइलॉन का मतलब असल में उनकी भाषा में वुड होता है, मतलब लकड़ी। तो असल में जो लकड़ी हम काम में ले रहे हैं ना वो यही है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि पेड़ में जो मेन हिस्सा है ना, मेन जो उसमें क्या है, ट्रंक जो है उस पेड़ की, जो मेन स्तंभ है, वो उसमें मेन चीज क्या है, जाइलम है। तो अब देखो मेन पॉइंट पर आ रहे हैं अपन कि क्वेश्चन ये है कि ये पानी ऊपर चढ़ कैसे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि विसरण जो है वो छोटे वाले पादप में इतने से में तो इनफ है, यहां काम करेगा नहीं, तो फिर कैसे जा रहा है ऊपर। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे जो महत्वपूर्ण फोर्स है वो ये वाला चौथा वाला पॉइंट है। इसको मार्क कर लेना 4th पॉइंट करके। क्या है वो फोर्स, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में। तो समझना क्या होता है, दिन के समय पे सारी जो पत्तियां हैं या जो ऊपर के हिस्से हैं पेड़ पौधों के, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल पार्ट्स बोलते हैं या वायवीय भाग बोलते हैं। वायवीय भाग का क्या मतलब है, पौधे का, प्लांट का, पादप का वो हिस्सा जो जमीन की सतह से ऊपर है, मतलब जड़ें तो नीचे है, तो वो वायवीय भाग नहीं है। तो जो ऊपर है वो वायवीय भाग है। फल हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गया, ये ऐसे। तो अब जैसे मान लो पत्तियां हैं, तो हमने उसमें पढ़ा है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर मैं बनाते यहाँ हल्का सा ड्रॉ ही करूंगा ना, आपको समझ ही आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। आया याद? आया? बोल बोल। ये क्या है, हमारे द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, और बीच में क्या है हमारे पास में, स्टोमाटा, या जिसको हमने क्या बोला था हिंदी में, रंध्र। तो ये रंध्र है। तो रंध्रों से हमने समझा था वैसे तो क्या होता है पत्ती में, गैस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना होगा यहाँ से। लेकिन क्या होता है कि यार दिन के समय में सूरज गर्म होता है भयंकर, और पौधे बेचारे ऐसे छुप तो सकते नहीं कि बोले छाया में जाके बैठ जाते, धूप आ गई, चल ही नहीं सकते, नॉन मोटाइल है। तो उस केस में क्या होता है
एक तो इनको गर्मी बहुत होती है, जैसे अगर हमारे शरीर में हमें धूप में गर्मी होती है तो शरीर क्या करता है, तापमान शरीर का कम करने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना बाहर निकालता है। तो पसीना क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, हवा में उड़ जाता है, वाष्प बन करके, वाष्पोत्सर्जन तो नहीं बोलना उसको, हवा में वाष्प बन करके हमारे शरीर से जो है पसीने जो है पानी उड़ जाता है, तो शरीर ठंडा हो जाता है। तो सिमिलरली पेड़ पौधे को तापमान जो है नियमित करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए, इसमें जो पानी है ना पत्तियों में, वो इस रंध्र से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वो इस रंध्र से वाष्पित हो जाता है, वाष्प या वाटर वेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, वाष्प बनकर के उड़ जाता है। तो आप चित्र नोटिस करना, किताब में ऐसे बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है जल वाष्प या वाटर वेपर, ऐसे बना हुआ है, और चारों तरफ उसमें एरोज बने हुए हैं, यहां से यहां से यहां से। तो अब वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है चित्र। तो पानी ऊपर चढ़ा और इन पत्तियों में जो रंध्र है खास करके, उनसे ये जलवाष्प बन के, वाटर वेपर बन करके वायुमंडल में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन और ट्रांसपिरेशन पुल। अब आपको इंटरेस्टिंग बात ये जानकर के बहुत भयानक हैरानी होने वाली है कि लगभग 80-90% जो ये इतने पौधे जो खींचते हैं ना, पौधे नहीं, पादप जो खींचते हैं नीचे जाइलम से होके जो पानी आता है, उसका 80-90%, 80-90% जो है वो वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। इंटरेस्टिंग, 80-90% जो बचा वही उसके काम में आ रहा है पत्ती के, बाकी तो निकल गया बाहर। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है वो समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ थोड़ी सी ड्राइंग करता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान लो अगर हम किसी पत्ती का मान ले, इसको तो नहीं मैं कह रहा, पत्ती का मान लो, ये मैं बना रहा हूँ जो भी है, यहाँ बना देता हूँ कि मान लो ये एक पत्ती का, मैं मान लो ये छेद मान लो, इसको ऐसे करके जूम किया है, इसको हमने बहुत ज़्यादा जूम किया है। ऐसे मत सोचना कि पत्ती सर ऐसी कहाँ होती है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो क्या है, अंदर से मान लो ये जाइलम का पाइप आ रहा है पत्ती में, तो ये जाइलम का पाइप क्या कर रहा है, अपने अंदर बहुत सारे पानी के जो है मॉलिक्यूल्स लेकर के आ रहा है अपने साथ में, H2O 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 H2O। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमको पता है, यहाँ पे जो भी H2O आ जाता है ना, तो उसको सूरज क्या करता है, अपनी गर्मी के कारण खींच लेता है, तो ये वाष्प बन के बाहर चला जाता है, ये बाहर वायुमंडल में चले जाता है। तो ये पानी वाला जब आता है ना, तो ये अपने पीछे वाले को खींच लेता है, ये अपने पीछे वाले को खींच लेता है, ये अपने पीछे वाले को खींच लेता है, ये अपने पीछे वाले को, ये अपने पीछे वाले को, और इस तरह से ये वायुमंडल में चले जाता है। आ रही बात। अब ये कैसे पानी की जो बूंदे हैं या ये जो छोटे 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 अणु हैं, ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, ये रसायन विज्ञान की बात है कि पानी पानी को इतना क्यों पकड़ रहा है यार। वो कुछ बल है, किसी तरह का फोर्स है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। लेकिन ये जो पुल है ये इतना भयानक होता है ना, इतना भयानक होता है कि ये पूरे तने में से, तना इसको नहीं कहना चाहिए, ट्रंक कह रहे हैं वैसे इसको, ठीक है जो भी है, तो ट्रंक में से पूरा ये ऊपर आता है, आता 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 आता, और इसके कारण जगह बनती जाती है, फिर ऊपर खींचता है, फिर पानी ऊपर खींचता है, फिर पानी ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है। तो सबसे जो मेन प्रोसेस है क्या करने के लिए, पानी को नीचे के हिस्से से, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने के लिए सहायता कौन करता है, हमारा वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस है या जो क्रिया है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये लाइन अब ध्यान से सुनो। दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण पादप के वायवीय भाग क्लियर हो गया, एरियल पार्ट जिनको बोल रहे हैं, द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण क्या होता है, पानी जो है पत्तियों तक आ जाता है, और उसमें से काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में तो वो वाष्पित हो जाता है, लेकिन काफी जो कम मात्रा बचती है उससे उस पौधे का काम हो जाता है, वो उसकी पत्तियों में काम में आ जाता है। किस में काम में आता है हम लोग पढ़े, ठीक है, श्वसन पढ़े थे हम लोग जब, तो वहां मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी। अब इतना अगर आप लिख लो, एक बार मैं हट रहा हूं यहां से, तो एक दो पॉइंट मेरे को इसमें आपको और बताने। तो अब देखो, अब अपने पास एक तो मैंने क्या किया है, वो जो डेफिनेशन है उसको और अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप ये लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। किसकी डेफिनेशन, वाष्पोत्सर्जन की या ट्रांसपिरेशन की। वह प्रक्रम जिसके द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को, जो उसने नमी कहां से ली, जड़ से, नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से, वो क्या करता है, जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से रंध्रों के जरिए वायुमंडल में निकाल देता है। रंध्र क्या है, अपने स्टोमाटा। तो उस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन
या सरल शब्दों में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, जो इससे पिछला जस्ट पॉइंट था। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर अगर दिन के टाइम पे सूरज के कारण ऐसा हो रहा है या आर्टिफिशियल कोई गर्मी है, हम मान लो पीली लाइट लगा के बैठ जाएं, पानी उसमें से उड़ रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता, या जिस समय सूरज नहीं है तो फिर क्या होगा, पानी ऊपर नहीं जाएगा क्या? और अगर फिर ऐसे तो पानी ऊपर नहीं जाएगा तो पौधे की तो मृत्यु हो जाएगी, उस पादप की। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ समझने की कोशिश करना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि केवल ऊपर से पानी नहीं खींचता, पानी नीचे से भी पुश होता है ऊपर की तरफ, पानी को धक्का मिलता है नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ जड़ों में। ये इंटरेस्टिंग बात है, ये जड़ों से सारा जो है मेन जो मुख्य इसकी रूट होती है, मेन जड़ होती है, उसकी तरफ जाता है और यहाँ ये पुश होता है। अब सवाल आता है कि कैसे? तो देखो मान लो इतना सा जड़ का हिस्सा है, हम इसको यहाँ पे जूम कर रहे हैं, फोकस करके देख रहे हैं, ये तो मान के चल रहे हैं कि ये मिट्टी के अंदर है। तो मान लो कि यहाँ पर है ना, मैं आपको ये जो है ब्लैक कलर से ये जड़ दिखा रहा हूँ, उसकी मतलब जड़ के अंदर जूम किया है हमने, बहुत जो पतली होती है ना उसके अंदर ये जड़ दिख रही है अपने को। और इस जड़ के चारों तरफ क्या है, हमारे पास में मिट्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इस जड़ में भी क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, पतले 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 ऐसे बाल जैसे होते हैं जड़ों पे, ठीक है। अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर होते हैं मिनरल्स। अब जैसे मैं मिनरल्स को इससे दिखा दूंगा तो मेरे पास कलर कम पड़ गया यार यहाँ पे, चलो मैं काम करता हूँ ग्रीन से दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मिनरल्स को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से। क्या है, बाहर मिट्टी है, उसमें खनिज लवण है, मिनरल्स खूब सारे हैं। अब होता क्या है, बाय डिफॉल्ट अंदर और बाहर का जो इनका कंसंट्रेशन है ना वो बराबर सा ही होता है, मतलब इसके आसपास में देखें, ज़्यादा दूर नहीं देखें, अगर मान लो यहाँ तक देखें अपन, तो कंसंट्रेशन लगभग जितने सांद्रण जो है इनका या जो उपस्थिति है जितनी लगभग बाहर होती है उतनी ही जड़ के उसमें अंदर भी होती है। और साथ ही साथ में चारों तरफ पानी तो होता ही है, ये तो आपको पता ही है। जो मिट्टी है वो भी नमी वाली होती है, हम ये मान के चल रहे हैं कि मिट्टी में प्रॉपर पानी है। अभी रेगिस्तान की मिट्टी मत उठा के ले आ जाना, वहाँ पे पौधे भी वैसे भी कम ही होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि पौधों में पानी है उसकी मृदा में। तो अब समझना, तो पानी भी खूब सारा है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन्ड है, पानी अंदर भी बराबर सा ही है और जो बाकी पार्टिकल्स हैं फूड के वो भी ठीक ठाक ही हैं। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, होगा क्या, यहाँ ध्यान दो आप, ये जो जड़ें क्या करती हैं, ये जो रूट हेयर्स हैं ये एक्टिवली काम करते हैं, एक्टिव इसको बोलते हैं वर्क। और ये क्या करती हैं, बाहर से जो आयन है वो थोड़े ज़्यादा अंदर ले लेती हैं, मतलब ये जो बाहर से आयन या जो इनको हम मिनरल्स बोल रहे हैं इनको लेकर के ये क्या करती है और अंदर ले लेती है इनको। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, अंदर जो है पानी की मात्रा बाहर की तुलना में कम हो जाती है, समझ रहे हो उसके बाद। और बाहर क्या है, मिनरल्स कम हो गए और अंदर उस केस में क्या हो गया, पानी कम हो गया। तो प्रकृति को क्या ये चीज़ पसंद नहीं है, प्रकृति बोलती है, जो नेचर है वो बोलता है कि नहीं भैया बराबर होना चाहिए, पानी अंदर भी बराबर होना चाहिए, बाहर भी बराबर होना चाहिए, जो मिनरल हैं जो आयन है वो अंदर भी बराबर होने चाहिए, बाहर भी बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि जो हमारे मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, ये बाहर नहीं आने देती, इनको जो कोशिका है ना, ये हमारी जड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो बाहर नहीं जाने देती। तो फिर उस केस में एक ही चॉइस बचती है, जो पानी है ना वो बाहर से अंदर आ जाता है। समझ में आई बात, क्यों अंदर आ जाता है, ताकि जो पानी की जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है पानी की, सांद्रता अगर जिसको हम बोले, वो बराबर हो जाए दोनों जगह पे। भाई पार्टिकल बराबर नहीं हो रहा तो पानी हो जाएगा। और इस चीज को अगर आपने पढ़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ऐसा होता है। और ये जो चीज है इसको आप पढ़े हो हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। ये फिर से देखो नवी का केमिस्ट्री का टॉपिक है। मतलब परासरण जो है या जो ऑस्मोसिस है वो किसकी तरह होता है, डिफ्यूजन की तरह ही होता है। लेकिन जब हम पानी के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम परासरण शब्द का काम में ले रहे होते हैं। डिफ्यूजन वही विसरण, ज्यादा से कम की तरफ, तो पानी बाहर ज्यादा है, बाहर से जड़ के अंदर आ गया, कम की तरफ, इतना सा ध्यान रखो बस। अब वो कम क्यों हुआ अंदर, मैंने आपको वो चीज समझाई है। तो इसके कारण क्या होता है, सारी की सारी जो जड़ें होती है ना उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। वो बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, एक पुश बन जाता है, तो वो पानी यहाँ पे ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो ये है हमारा ये पॉइंट। रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति में मूल दाब, इसको क्या बोल रहे हैं हम, मूल। जड़ को हम लोग मूल भी बोलते हैं, आपको याद हो तो हिंदी में। तो मूल दाब या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जल को ऊपर की ओर दिशा में, ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए मुख्य रूप से प्रभावी होता है। रात में कौन है, रूट प्रेशर। दिन में कौन है, ट्रांसपिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ट्रांसपिरेशन। फिर कौन है, ये वाला। फिर क्या है उसके बाद देखो,
वाष्पोत्सर्जन व मूलदाब के अलावा ससंजक बल व आसंजक बल भी जाइलम के स्तंभ में जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं। ये बात ध्यान से समझना है यहाँ पे। ससंजक और आसंजक क्या है? जैसे मान लो ये हमने पढ़ा था जाइलम का है, तो यहां देखो समझो इसको। मान लो ये जो जाइलम की दीवारें हैं ना, जैसे मान लो पानी की जो बूंद है वो यहां आई, तो दीवार कहीं ना कहीं इसको अट्रैक्ट करती है। इसको वैसे हम बोलते हैं केशिका क्रिया। समझना, दो तरह के बल हैं हमारे पास। चलो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ आपके पास। एक होता है ससंजक या कोहेसिव, दूसरा होता है आसंजक या जिसको अडहेसिव बोलते हैं। याद कैसे करना है वो समझो। स मतलब होता है समान, स से समान याद रखो। तो सेम अणुओं के बीच में अगर कोई बल लगता है ना, जैसे पानी का अणु और पानी का अणु, तो पानी का अणु से चिपक रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ से, तो उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? ससंजक बल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव भी अगर आपको याद रखना है तो को से कॉमन याद रख लो। जो कॉमन है उनके बीच में अगर कोई बल लग रहा है तो उसको कोहेसिव फोर्स बोल दिया अपन ने, या सहसंजक बोल दिया। और आसंजक क्या है? अलग अलग। जैसे मैंने मान लो बोर्ड पे हाथ रखा है, तो बोर्ड के जो प्लास्टिक के अणु हैं या जो भी है अणु, लकड़ी के या जो भी है, उसके और मेरे हाथ के जो भी परमाणु अणु हैं उनके बीच में भी तो कोई एक हल्का सा जब हाथ हटा रहे हैं तो चिपकने जैसा बल तो है ना, एक दूसरे को कहीं तो अट्रैक्ट कर ही ना। आकर्षण बल है, ये भी आकर्षण बल है, ये भी आकर्षण बल है। ये सेम के बीच में होता है, लेकिन जो अडहेसिव है या जो आसंजक है वो अलग अलग, अ से देख लो, अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, पानी का मान लो, पानी की बूंद का और जो दीवार है ना, दीवार उसको अपनी तरफ खींचती है। कौन से बल से खींचती है? आसंजक से खींचती है, क्योंकि दीवार अलग है, पानी का अणु अलग चीज से बना हुआ है। और फिर क्या होगा, अगर मान लो ये पानी का अणु यहां तक आ गया, तो ये अपने नीचे वाले को खींचेगा, पानी के अणु को, तो फिर वो कौन सा बल कहलाएगा? वो कहलाएगा कोहेसिव या सहसंजक बल कहलाएगा। तो कोहेसिव अडहेसिव, पानी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर चलता रहता है। ये चीज वैसे समझ में तब आती है जब हम कैपिलरी एक्शन देखते हैं। कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब होता है? अपना केशिकीय क्रिया है ना, केशिकीय क्रिया। अब उसमें क्या होता है, एक पतला, अगर आप बाल जितना पतला पाइप लो, मतलब बहुत पतला पाइप लो अगर आप, और उसको पानी में या किसी लिक्विड में रखो, तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो उसको हम लोग केशिकीय क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अंदर, अब इतना मोटा तो है नहीं जाइलम, इतना मोटा तो टंकी की जगह पानी भरा, नल लगा के पानी निकाल लो, ऐसा तो है नहीं। मतलब है तो पतला ही, वो तो मैंने इतना आपको समझाने के लिए बना। बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे हैं जाइलम, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो वहां पे केशिकीय क्रिया हो रही है। वो किसके कारण हो रही है? अडहेसिव के कारण हो रही है। फिर उसके बाद सहसंजक बल पानी को ऊपर खींच रहा है। तो ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है एक छोटा सा, तो ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट में एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वाष्पोत्सर्जन है, ताप नियम का भी काम करता है, ताप नियमन का, जिसको हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वाष्पोत्सर्जन से उस जो पादप है उसका टेम्परेचर भी सही बना रहता है, बहुत कम नहीं हो जाता, ज़्यादा नहीं हो जाता, ऐसे नियमन रेगुलेशन। अब यहाँ एक बात समझने की कोशिश करना, हमें किस सीक्वेंस में याद रखनी चीज़ें। सबसे पहले आप चाहो तो याद रखो रूट प्रेशर पहला, क्योंकि नीचे से चालू कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अडहेशन और कोहेशन, जिसको हमने ससंजक और असंजक बोला है, आसंजक। फिर उसके बाद में है ट्रांसपिरेशन, लेकिन मैंने आपको ट्रांसपिरेशन पहले बताया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो दूसरा था मैंने आपको क्या बताया वहाँ पे, रूट प्रेशर, क्योंकि रात के वक्त फिर ये काम में आता है। फिर मैंने आपको थर्ड नंबर पे क्या बताया, कोहेसिव और अडहेसिव या ससंजक या आसंजक बल। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिया कि आज के अपने टॉपिक में क्या पढ़ा है। तो ये मत समझना कि यार सर इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाते हो। देखो कुछ पता नहीं है आपके कब कौन सी चीज़ कहाँ काम में आ जाए। आप अच्छे से पढ़ो, इतना अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में तो वैसे ही नहीं भूलोगे। मतलब एक बार शक्ल देखते, ये डायग्राम देखते तो आपको सब कुछ ही याद में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो अब अगला फिर टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे अपन। मिलते हैं, बाय बाय।